अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं सीटेट 2023 का ईवीएस के कुछ एनसीईआरटी के जो प्रैक्टिस सेट में आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें मैंने आपको इस प्रैक्टिस सेट में मैं एनसीईआरटी के ईवीएस के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और हूबहू ये सीटेट के एग्ज़ाम में जैसे आपको देखने को मिलेंगे वैसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत ही सिलेक्टेड लेकर आई हूँ और कुछ टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ईवीएस में, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं और हर बार एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से, इन टॉपिक्स में से आता ही है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आज मैं आपको ईवीएस में कराऊंगी, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में ईवीएस में से ज़्यादातर ईवीएस क्या हर टॉपिक में, हर पोर्शन में, आप हर टॉपिक में आप देखेंगे जो क्वेश्चन आपको जहाँ तक दिखेंगे आपको वो सारे एनसीईआरटी बेस ही होंगे, चाहे मैथ्स हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो या फिर आपका सीडीपी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत एनसीईआरटी ही बहुत अच्छे से तैयार करनी है और आज मैं आपको ईवीएस के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो भी एनसीईआरटी से ही मैंने लिए हैं और मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति को पूछा गया। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपका पूर्व और पश्चिम, दूसरा है आपका पश्चिम और पूर्व, तीसरा है आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, चौथा है आपका दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपसे कह रहा है, अच्छा भारत में किसके सापेक्ष पूछी है? बिहार के सापेक्ष। सबसे पहले आपको ये पता, फ्रेंड्स डायरेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, पक्का आता है, आप ये ध्यान रखिएगा कि ईवीएस में एक क्वेश्चन आपको दिशा से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये स्थितियां पूछी जाती हैं कि जब बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, ऐसे ही पूछ लेगा। इसमें देखिए दोनों पूछ लिया कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दिया है, देखो थर्ड वाला ऑप्शन दिया है आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसमें डैश लगा लीजिए, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जो बिहार है वो भारत में किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। बिहार किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। और जम्मू कश्मीर उत्तर दिशा में है, ये भी आपको पता है। बिहार पूर्व दिशा में है, जम्मू कश्मीर किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। और जो आपका गोवा है ये दक्षिण दिशा में है। ठीक है, गोवा कहाँ है? दक्षिण दिशा में। ये आपका पूर्व में है बिहार, जम्मू कश्मीर आपका जो है आपका कहाँ पर है? उत्तर दिशा में, और गोवा जो है वो आपका दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो आपको ये पता है, अगर हम बिहार के संदर्भ में मान के चलें, मान लीजिए, तो इसके सापेक्ष होगा वो जम्मू कश्मीर और गोवा की जो स्थितियों की अगर हम जांच करें, देखेंगे अगर हम इसको, तो गोवा जो है वो बिहार के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, गोवा कहाँ? बिहार के दक्षिण पश्चिम में। और ये जम्मू कश्मीर जो होगा, ये जो जम्मू कश्मीर होगा ये बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, यानी भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति कैसी है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले का जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ये बताना है आपको। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, ये बताना है आपको। अच्छा, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया का अर्थ मेनली होता क्या है। जब जो आपके जो तत्व होते हैं या कुछ यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? द्रव अवस्था से किस में परिवर्तित होते हैं? गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं। ठीक है ना, किससे? द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, वो आपकी क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये तो हो गया आपका वाष्पीकरण होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो यही हो गया कि वाष्पीकरण होता क्या है। अच्छा, इसमें ये पूछा था कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है, ये आपको बताना था। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कह रहा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान क्या हो जाता है? घटता है। तीसरा कह रहा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान क्या हो जाता है? बढ़ता है। चौथा कह रहा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो डी वाला ऑप्शन होगा ना आपका, कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी जब होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में क्या हो जाएगी? आपकी
कमी हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया क्या होती है, तापमान और सतह, ठीक है, जो सतह का क्षेत्रफल होता है ना उसके अनुक्रमानुपाती होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सतह का क्षेत्रफल और जो तापमान है इसके क्या होती है, वो आपके अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती होती है। इसलिए क्या होता है, इसका मतलब यदि तापमान अधिक होगा तो तथा जो आपका जो द्रव होगा उसका क्षेत्रफल जो होगा तो वो अधिक हो, ठीक है, और वाष्पीकरण की दर भी अधिकतम होगी उस टाइम पे। लेकिन जब विपरीत होगा इसके, ठीक है, दोनों के घटने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, जब धीमी होगी जब सतह चित्र और तापमान दोनों में कमी होगी। तो फ्रेंड्स इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, क्या है वो बताना है। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष जो स्थिति को समझा जाता है वो कौन सा कौशल है, ये आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप बताएंगे, पहला ऑप्शन आपको दिया है दिशात्मक कौशल, दूसरा है चित्रण कौशल, तीसरा है स्थितीय कौशल और चौथा है ग्राफिक कौशल। अच्छा, स्थानों, दूरियों और दिशाओं, इनके बारे में बता रहा है। तो भाई स्थानों में क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये स्थान यहाँ पर है। आप मैप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि ये स्थान है, दूरियां दिखाना पड़ेंगी, ठीक है, और दिशाएं भी दिखाना पड़ेंगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी, चित्रण कौशल हो जाएगा। ये कौन सा कौशल है, चित्रण कौशल है। क्यों? क्योंकि चित्रण कौशल जो वो चित्रकारी और जो आपका जो छायांकित कौशल होता है ना, जिसको आप बोलते हैं किसी भी चीज़ के किसी को आप जैसे बोले कि किसी की प्रति बनाना, है ना, कोई भी उसका चित्र बनाना, और या फिर चित्रण रेखांकन कहते हैं, जैसे कि जिसको चित्रण रेखांकन कौशल भी कहते हैं। जैसे कि किसी के बारे में किसी भी स्थिति का या किसी भी जगह का आप उसको चित्र बना के दर्शाएं, ठीक है, उसकी दूरियों को भी बताएं, दिशाओं को भी बताएं उसके सापेक्ष, ठीक है। तो इस तरीके से दृश्य के रूप में आप उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चित्रण कौशल हो जाएगा। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष जो स्थिति को समझने का जो कौशल होता है उसको हम क्या कहते हैं, चित्रण कौशल कहते हैं। तो फ्रेंड्स थर्ड का ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने, एनसीएफ ने, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण की सिफारिश की है। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका डी वाला। ये आपको ध्यान रखना है, ये एनसीएफ 1975 है। कौन सा है, एनसीएफ 1975, जो कि क्या है, प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क था। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रथम जो आपका फर्स्ट नेशनल, जो आप कह सकते हो कि प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो था आपका, वो कौन सा था, एनसीएफ 1975, ठीक है। तो इसमें क्या था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या जो है वो क्षेत्र, पाठ्यचर्या का क्षेत्र के रूप में हम पढ़ाए जाने के लिए जो पर्यावरण अध्ययन है उन्होंने उसकी सिफारिश की थी, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आपको याद करने का क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि एनसीएफ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपको एनसीएफ 2005 से भी देखने को मिलेगा। और ये तो उन्होंने पूछ लिया था कि जो आपकी राष्ट्रीय प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क था ये आपका कौन सा था, तो 1975, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। अच्छा, स्थानांतरित खेती करने का रिवाज जो आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में किस क्षेत्र में है स्थानांतरित खेती। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्थानांतरित खेती होती क्या है, ठीक है। स्थानांतरित खेती क्या है, एक प्रकार की कृषि का एक प्रकार होती है, कृषि का मतलब जहाँ पर खेती का एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, कोई भी भूमि का एक टुकड़ा जो होता है वो कुछ समय तक के लिए फसल लेने के लिए चुना जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसके टुकड़े का उपजाऊपन कम होने पर उसका जो परित्याग, मतलब कहते हैं ना अपन लोग जो छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको छोड़ करके दूसरे टुकड़े को ऐसी ही कृषि के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और भारत के कुछ हिस्सों में आपने देखा होगा कि भारत के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की जो खेती होती है, कृषि होती है ना, इस पर क्या लगा दिया था, बाउंडेशन लगा दिया गया है।
परंतु लेकिन आप कह सकते हो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है उनमें अभी भी इस प्रकार की खेती आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो होती है आपकी स्थानांतरित खेती होती है। ठीक है, समझ आया स्थानांतरित खेती क्या होती है। अब इसमें आपको बताना है कि इस खेती का रिवाज किस क्षेत्र में है, ये आपको बताना है। अच्छा, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और दूसरा कह रहा है दक्षिण क्षेत्र, तीसरा कह रहा है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, चौथा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला, फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज आज भी है। ठीक है, तो फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नदी बांधों से जो जल विद्युत उत्पन्न की जाती है ना, उसके लिए कौन सा जो आपका पॉइंट यहाँ पे है वो सही नहीं है, वो आपको बताना है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहा है ये पानी हवा को प्रदूषित नहीं करते हैं। तीसरा कह रहा है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। और चौथा कह रहा है कि आपका बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्या करते हैं, अपनी जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा फर्स्ट, बांध टिकाऊ विकास को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा है कि नदी बांधों के जब वो गिरते हुए जो बहता हुआ जल जो होता है ना, तो उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, कहते हैं अपन लोग विद्युत उत्पन्न होती है। तो जो विद्युत उत्पन्न होती है उससे वो जो विद्युत उत्पन्न हो रही है ना, उससे क्या बनती है, या उसी को आप कह सकते हो उसको जल विद्युत कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वो जल विद्युत कहलाती है। नदी बांधों से जो गिरता हुआ पानी होता है या बहता हुआ पानी होता है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपको क्या कहलाती है, विद्युत होती है वो। और उसी को हम क्या बोलते हैं, जल विद्युत बोलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ आया जल विद्युत किसको कहते हैं। अब इसी में से अब वो कहता है कि इस प्रकार यदि जो उत्पन्न जो आप कह सकते हो, इससे जो उत्पन्न आपका जो बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रदूषण जो उत्पन्न होता है ना, पॉल्यूशन जो बढ़ता है, लेकिन ये जो आप बहुत से लोग कहते हैं इससे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। जल विद्युत जो बनती है उसमें वो क्या होती है, वो आपका प्रदूषण रहित होती है, आप कह सकते हो उसको। ठीक है, और जो जल विद्युत के संदर्भ में आप कह सकते हो कि क्या कह सकते हो आप, बिल्कुल यही जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित आपके करते हैं। क्योंकि बांध जो होते हैं ना, वो बांध बांध नहीं कह सकते हो आप, इस पर एक क्रिया की जाने वाली परियोजना कार्य जो है ना, वो किसी क्षेत्र में होने वाले विकास के लिए बिल्कुल फिक्स करता है ये। ठीक है, उस विकास के लिए क्या करता है, उसको बिल्कुल फिक्स करता है। तो बांध क्या है, एक टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। ना तो इससे कोई पॉल्यूशन होता है, ना इससे किसी प्रकार की कोई हानि होती है। ठीक है, एनवायरमेंट को। तो चलिए फ्रेंड्स ये तो था आपका, तो इसका जो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सिक्स्थ वाले का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेवेंथ वाला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, या गैस है या गैसें हैं, वो आपको बताना है। ग्रीन हाउस गैसें इनमें से कौन सी है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये सभी। तो फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो सभी हैं ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो फ्रेंड्स आप याद कर लेना, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, इसमें से एक ऐसी गैस आपको दे देगा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, और बाकी आपको पूछ लेगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको उस नहीं वाले पे टिक करना है। लेकिन इसमें आपको तीनों जो गैसें दी गई हैं तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो आप किस पर टिक करेंगे, फोर्थ वाले पे, कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प ये तीनों ही क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये ग्रीन हाउस गैसें जितनी भी आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एट्थ, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, ये बताना है। जो भारत में ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। फोर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट क्या कहता है, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मा गर्म जो ठंडे स्थानों में आप कह सकते हो जो गर्मियां होती हैं ना, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, गर्मियां है, क्या लिखा हुआ है, ये गर्म, और ये पूरा इकट्ठा है, गर्मियां।
ठीक है। गर्म गर्मियाँ और बेहद, ठीक है, गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। दूसरा कह रहा है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तीसरा कह रहा है ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। और चौथा कह रहा है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं उनमें क्या होता है, वे जगह होती हैं ठंडे रेगिस्तान, वो जो कहते हैं जहां पर पूरे वर्ष यानी पूरे साल क्या होता है, कोहरा और बर्फ की मोटी चादर से ढके रहते हैं उस, ठीक है, बर्फ की चादर से पूरा साल जो होता है वो जगह जहां पर पूरे साल कोहरा और बर्फ से ढका रहता है मौसम, ठीक है, आपने देखा होगा वहां पर, ठीक है। तो मोटी चादरें सी ढकी रहती हैं, बिछी रहती हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि वहां पे जो इस वहां की जो जगह होती है वो हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, जहां पर क्या होता है पूरे साल बर्फ पड़ती है, पूरे साल। इसलिए इन जगहों को, इन रेगिस्तानों पर क्या होता है, मानसून बहुत ही कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा आपको पता है ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र, वो है लद्दाख। तो भूलिएगा नहीं, भारत का जो सबसे ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है वो है आपका लद्दाख, जिसमें क्या होता है आप देख सकते हो, जिसे अनेक दर्रों वाली भूमि भी कहते हैं अपन, जहां पर सबसे ज्यादा दर्रे होते हैं, ठीक है, कहाँ पर, लद्दाख में। तो अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। तो भाई देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या बताया था आपको, कि ठंडे रेगिस्तान क्या होते हैं, हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसमें सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कि ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं वो हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो 8th का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो उत्तरदायी है, आप ये समझ लीजिए। ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा, किस गैस की वजह से ताजमहल पीला हो रहा है, ये बताइए, कौन सी गैस जिम्मेदार है इसके लिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सेकंड कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड कह रहा है सल्फर और फोर्थ कह रहा है क्लोरीन। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो आप, कौन सी गैस है जो आपकी जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स, सबसे जो जिम्मेदार गैस है वो है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, सेकेंड, ठीक है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है, ये याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी गैस जो है आपकी जिम्मेदार है, वो है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपकी जिम्मेदार है। क्यों, आपको पता है ताजमहल का जो बाहरी क्षेत्र है ना पीला पड़ता जा रहा है, आपने देखा होगा, पर्यावरण, किसकी वजह से, जो आपका पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है ना, क्यों, क्योंकि उसके निकट क्या है, बहुत सारी, जो आगरा में क्या है, बहुत सारी रिफाइनरी जो है, बहुत सारी रिफाइनरीज जो है, उनसे जो धुआं निकलता है ना, उस धुएं से क्या, कौन सी गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जो कि वायु में मिल रही है अधिक मात्रा में, जिसकी वजह से आगरे का जो ताजमहल है वो क्या पड़ता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। मैं इस वीडियो में केवल 10 ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, लेकिन जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड है, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार सीटेट के एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं हम, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था, ये बताइए आप। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था, गोलकोंडा किला, आप बताइए जरा। पहला ऑप्शन है चोल राजवंश, दूसरा है चालुक्य वंश, तीसरा है काकतीय राजवंश, चौथा है पल्लव वंश। अब बताइए इसमें से किसने बनवाया था गोलकोंडा किला। अच्छा, ये तो बताइए जरा, ये जो गोलकोंडा किला है ये आपका किस क्षेत्र में आप कह सकते हो भारत में, बताइए किस दिशा में है, बताइए। ये है दक्षिण भारत में, ठीक है। कहाँ पर है, हैदराबाद नगर से, ठीक है। हैदराबाद नगर जो है आपका, हैदराबाद जो है, हैदराबाद से आप कह सकते हो कि ये 5 मील दूर है, हैदराबाद से 5 मील दूर है। तो वहाँ पर क्या है, एक जो किला है, किसको, जो जिसका नाम है गोलकोंडा किला, और ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था काकतीय राजवंश ने। किसने बनवाया था, काकतीय राजवंश ने। कहाँ पर, दक्षिण भारत में जो हैदराबाद स्थित है आपका। तो हैदराबाद से आप कह सकते हो 5 मील आपको और चलना पड़ेगा, वहाँ से वहाँ पर आपका एक गोलकोंडा किला है जिसको काकतीय राजवंश ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स, 10th का जो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और किसके साम्राज्य के समय हुआ था, ये मराठा जो है थे आपके, मराठा साम्राज्य चल रहा था उस टाइम पर काकतीय राजवंश ने इसको बनवाया था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन ईवीएस के, एनसीईआरटी बेस पे थे सारे। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आज करवाए हैं, ये आपको आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि ईवीएस के भी कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करवाना चाहिए जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो मैंने कुछ टाइम निकाल के आपके लिए आज सीटेट का एक प्रैक्टिस सेट भी बनाया है। तो फ्रेंड्स, इसको भी ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग, उनको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से उनको भी सीटेट के एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।